बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 में आपका फिर से स्वागत है। गत गुरुवार को कुछ कठिनाई आई थी, इसलिए हमने एक कहानी आपको टाइप करके भेजी हुई थी। शायद वो कहानी आपने पढ़ ली है, ऐसा मानकर चलते हैं। फिर भी जो पहले भाग बुधवार को रह गया, बुधवार तक आया था, उसके आगे हम चलेंगे। हम यहाँ तक आए थे। सिरचन जाति का कारीगर है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफक कर उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर खड़ा होगा। आज तो अब अध कपाली मतलब अर्धशिशि जिसे कहते हैं, दर्द से माथा टनटना रहा है। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों से झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई और नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा दे कर विदा कर दो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाराज की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात है बिटिया, सिरचन ने कहा। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाएगा भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसमें बड़ा व्यंग्य था। उस बार मेरी छोटी बहन, अब यहाँ कहानी की सही शुरुआत होती है, ध्यान रखिए, मैंने जानबूझकर थोड़ा सा पीछे ले लिया। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखा कर चेतावनी दी थी। मानू के साथ मिठाई की पतली न आए, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो, यहाँ आपूर्तिबोधक चिन्ह है, मतलब वापस भेज दूंगा। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह से पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाएं। यहां तक हम आए थे उस दिन, जानबूझकर हमने पीछे ले लिया। पान जैसी पतली छुरी से
बांस की तिलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचंद अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों के झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर के ही लोग समझ गए कि एक नए फैशन की चीज बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी थी। मंझली भाभी से रहा न गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसे जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती तो भैया को खबर भेज देती कि सिरचंद के लिए मोहर छाप वाली धोती भेज दो और ये अच्छा काम करेगा। काम में व्यस्त सिरचंद के कान में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है, इसलिए बना रहा हूं। मंझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती हो बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू, मूंग के लड्डू मिल रहे हैं ना, बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई खाने को मिलेगी, देखती है ना, इसलिए सब चल रहा है। अब देखिए, औरतें औरतें खतरनाक होती हैं। अब यहाँ वो बिल्कुल नहीं समझती कि ये ऐसा कहने पर, ऐसा कहने पर किसी कलाकार की, कारागिर की हृदय पर चोट हो सकती है, ठेस लग सकती है, और इसीलिए इस कहानी का नाम ठेस है। अब देखिए होता क्या है आगे। दूसरे दिन चिक्की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे। हम कहते हैं उसे सप्तर्षि। सप्तर्षि जो तारे होते हैं उत्तर की ओर, देखा होगा आपने। सतभैया तारा उसे कहा जाता है आम फहम भाषा में उत्तर भारत की, जिसे हम संस्कृत में सप्तर्षि कहते हैं। सिरचंद का काम मन में मगन होता तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है होंठ पर। उसके काम में मगन सिरचंद को खाने पीने की सूझती नहीं। चिकमे सुतली के फंदे डाल अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। क्या देखा? चिवड़ा और गुड़ का सूखा ढेला। कुछ नहीं है खाने के लिए। क्या लगा है? थोड़ा सा चिवड़ा और थोड़ा सा एक छोटा सा गुड़ का ढेला। गुड़, गुड़ जिसे मराठी में कहते हैं। मैंने लक्ष्य किया। अब देखिए लेखक जो कहानी कह रहा है, कहानी का निवेदक जो है वो कह रहा है, मैंने लक्ष्य किया मतलब ध्यान दिया, सिरचंद की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचंद को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और लड्डू? गुड़? सिर्फ चिवड़ा और गुड़? माँ रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ और क्या क्या देखूं? अरे मंझली, सिरचंद को बूंदिया क्यों नहीं दी? बूंदी के लड्डू क्यों नहीं दिए सिरचंद को? तो उत्तर देता है वो, बूंदिया मैं नहीं खाता काकी, सिरचंद के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप के किनारे पड़ा रहा अछूता, मतलब गुड़ को हाथ नहीं लगाया। उस प्रकार उसने केवल चूड़ा ही खा लिया। माँ की बोली सुनते ही मंझली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठियां भरकर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचंद ने पानी पीकर कहा, मंझली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोल कर देती है क्या? देखिए कितना बड़ा व्यंग्य है। देखिए गांव में रहने वाले लोग व्यवहार में आने वाले परिवर्तन को भांप लेते हैं और उसका उल्टा उत्तर भी व्यंग्यात्मक रीति से देते हैं। क्या कहा? देखिए, मंझली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? मुट्ठी भर फेंक दिया। अब देखिए, औरत सब कुछ सहती है लेकिन अपने मैके की निंदा कभी सह नहीं सकती। अब होता क्या है देखिए। बस मंझली भाभी अपने कमरे में बैठ करके रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया, ये लगाना, लगाना मतलब चुगली लगाना। छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात करेगा वह? मंझली भाभी, नैहर मतलब मैका। आवाज सुनाई दे रही ना? हाँ दे रही सर। ठीक है। मंझली भाभी की दुलारी मंझली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आ गई। सिरचंद, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बतकुट्टी करने की क्या जरूरत है? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहना, मुझसे कहो। सिरचंद का मुंह लाल हो गया। अब उसका भी अपमान हो गया एक प्रकार से। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानो पान सजा करके, मतलब जिसके लिए बनाए रहे थे छोटी बेटी इस घर की,
मानो जो ससुराल के लिए विदा होने वाली थी, वह पान सजा करके बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचंद को देते हुए बोली और इधर उधर देख रहा, सिरचंद दादा, कामकाज का घर है, 5 तरह के लोग 5 तरह की किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी बात पर कान मत दो। और ये पान। सिरचंद ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में डाल दिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचंद को पान खाते देख करके अवाक हो गई। अवाक मतलब अवाक, वाक मतलब वाणी, अवाक मतलब चुप हो जाना, मौन हो जाना। सिरचंद ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते हुए देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हो गए। अब देखिए, जर्दा तंबाकू का एक प्रकार है। गम कौवा मतलब सुगंधी। गम कौवा ये शब्द बिहार में सुगंधी शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कह रहा है, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हो गए। अब औरत ने जर्दा खाना, छुप छुप के खाना, ससुराल वालों को कोई को सहन नहीं होगा। और पहली बार सिरचंद ने मंझली चाची के इस राज को सबके सामने पर्दाफाश कर दिया। चाची कई कारणों से पहले जली भुनी रहती थी सिरचंद से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गम कवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। यत परो नास्ति, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। संस्कृत में शब्द है यत परो नास्ति, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये बहुत हो गया, हद हो गई, हाइट हो गया आजकल की भाषा में। ऐसा कहना नहीं चाहिए था। बस सिरचंद की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बना रहा, पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठ करके पिछवाड़े जा करके पिक थुक आया। हाँ? मुंह में जो पान था वो थुक आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह सब समेट कर संभाल कर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। अपमान हो गया था उसका। हालांकि उस अपमान में उसकी भी अपनी गलती थी कि बड़ी जातियों के लोगों से इस प्रकार से बातें नहीं करनी चाहिए थी। फिर भी जिससे काम हम करवाते हैं ना, कहा जाता है कि दुधारू गाय की 2 लातें सहनी पड़ती हैं। उस प्रकार से थोड़ा सा मान देने में हर्ज नहीं था घर वालों को। लेकिन यहाँ मंझली चाची ने इतना बड़ा उसका अपमान कर दिया कि अब उसे ठेस लग गई। अब ध्यान रखिए, ये पूर्व पीढ़ी का है। 2-3 बार उसने देखा, केवल मानू के लिए वो कर रहा था। हाँ? अपनी बहन मान करके। ध्यान रखिए, गांव। हेलो सर। हाँ, क्या हुआ? रात में बिजली नहीं थी हमारे इधर। हाँ, क्या हुआ फिर? मोबाइल स्विच ऑफ पड़ जाएगा सर। क्या हुआ? मोबाइल चार्जिंग नहीं स्विच हुआ? ऑफ हो रहा है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। बात, हाँ ये वीडियो बाद में भेज दूंगा मैं। स्विच हाँ ऑफ हो जाए तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है ठीक है, सर। कोई बात नहीं। हाँ। अब देखिए, यत परो नास्ति की मैं बात कर रहा था कि ये कह दिया इतना सब कहने पर, अब इससे ज्यादा वो सुन नहीं सकता, इसलिए वहां से निकल गया। अब चाची भी बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुंह झोंसे से के मुंह में लगाम ही नहीं है, न आंखों में शील, मतलब चरित्र। शील का अर्थ होता है चरित्र। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिल जाएंगी ना, खरीद लेने पर। बांतर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर के गली गली घूमती हैं बेचने के लिए चिक, और इससे तो हम बनवा रहे हैं पैसा दे करके। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। जो सातों तारे इस समय चमक रहे थे सप्तर्षि उस चिक पर, अब वो मंद पड़ गए, मतलब वो अब काम पूरा नहीं होगा। और सबको पता है कि सिरचंद का स्वभाव कैसा है, एक बार जो काम बीच में छोड़ दिया जाए वो उसे पूरा कभी नहीं करता। माँ बोली, जाने दो बेटी, जी मत छोटा कर, जी छोटा मत कर, मानू मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मेले से, मेले में जाएगी किसी यात्रा मेले में, तो उस समय बहुत से इस प्रकार के अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे चिक, और उसमें से कोई खरीद कर भेज दूंगी, दिल छोटा मत कर। मानू को याद आया, विवाह में सिरचंद के हाथ की शीतल पाटी दी माँ ने। शीतल पाटी के लिए देखिए, मुझे मराठी शब्द याद नहीं आ रहा है।
चटाई, अब ध्यान में आ गया, चटाई। चटाई रहती है शीतल पाटी को, चटाई कहते हैं। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल करके दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को, वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। अब देखिए, यानी मानू के ससुराल वालों ने मानू के विवाह में जो सिरचन ने बनाई हुई शीतल पाटी थी, उसको कि सिर्फ देखा नहीं, उसकी प्रशंसा तो कलकत्ता वाले और पटना वाले मेहमानों के साथ भी की थी। अब है ये बिहार का छोटा सा भाग, और बिहार की राजधानी पटना है, और पहले बिहार था बंगाल में, तो उसकी राजधानी कलकत्ता। तो इतने बड़े बड़े लोग, इतने इतने बड़े गांवों से, शहरों से आए हुए लोग, उनके सामने शीतल पाटी की प्रशंसा की गई थी। अब उसी कलाकार के द्वारा दूसरी चिक न बनाए जाने पर अब उसका अपमान होगा ये मान करके वह अपनी बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया। देखिए, अब भाई का कर्तव्य है कि अपनी बहन को कोई ससुराल में त्रास न हो, इसलिए वो उसने क्या किया कि अपनी बहन की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, अपने सृजन को मनाने के लिए वो उसके घर चला गया। एक फटी शीतल पाटी पर लेट करके वो सोच रहा था। फटी हुई चटाई थी। देखिए, दूसरों के लिए चटाई बनाने वाले के घर में फटी हुई चटाई है। ये पता नहीं कैसा अन्याय है नीति नियति का, कि दूसरों के घर बनाने वाले मजदूरों का अपना कोई घर नहीं होता। नहीं, कमाल की बात है। वैसे ही कि दूसरों के लिए इतनी शीतल पाटियां बनाने वाला आज एक फटी हुई पुरानी शीतल पाटी पर लेटा हुआ है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं। कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती को लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा। अब देखिए, इन जो दो चार वाक्य हैं, इन दो चार वाक्यों में उस कलाकार के हृदय का आ, सच्चा दुख प्रकट होता है। वो किस लिए दूसरों के घर जाता है, क्यों दूसरों के घर जाकर खाना खाता है, अब वो यहाँ बताता है। देखिए, मोहर छाप वाली धोती को लेकर मैं करूंगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, अब उसकी पत्नी मर गई है। ध्यान रखिए, जिसके घर में पत्नी नहीं हो, मर चुकी हो, वो खाना बना कर देने वाला कोई नहीं हो, तो उसे अपने पेट के लिए दूसरों के घर जाना ही पड़ता है ना। भले ही वो अपनी मेहनत का खाता हो, लेकिन खाने के लिए दूसरी की ओर जाना ही पड़ता है। ससुरी खुद मरी, बेटियों को भी साथ लेकर के मर गई। उसकी बेटियां भी मर गई, उसकी पत्नी भी मर गई। अब घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। ध्यान रखो, जिस चटाई पर वो सोया हुआ है, वो उसकी पत्नी ने बनाई हुई है। इस शीतल पाटी को छू कर अब कहता हूँ, कसम लेता हूँ, इस शीतल पाटी को छू करके अब काम नहीं करूंगा, अब कोई काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, पर अब क्या, वहां भी मेरा अपमान हो गया। मैं चुपचाप वापस लौट आया। अब देखिए, लेखक भी कह रहा है, निवेदक, मैं चुपचाप वापस लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह अब नहीं जा सकता, अब नहीं आएगा वो। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छिटकी झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिख पड़ती। क्यों मानू, ठीक है ना। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें, निवेदक ने भी चिढ़ करके कहा। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। अब देखिए, भाई का कर्तव्य होता है कि जब मैके में भाई बहन आती है, तो उसे ससुराल विदा करने में भाई को ही जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से ये भाई अपनी मानू, अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था। अपनी बहन को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरे चुप को मोड़ करके लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन श्रीचंद पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी कहा, कामचोर, चटोर। गाड़ी आ गई, रेलवे गाड़ी आ गई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए श्रीचंद की नजर पड़ी। दौड़ते 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 श्रीचंद आ रहा है। बबुआ जी, बबुआ जी, दरवाजे के पास आकर उसने पुकारा। क्यों, क्या है। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा, क्यों आए हो। अभी गुस्से में था ना निवेदक, अभी गुस्से में था, क्योंकि उसकी बहन उस अधूरी चिप को साथ में लेकर जा रही देख रहा था।
और उसने सिरचन को मन ही मन गालियां दी थी। और वही सिरचन साक्षात सामने खड़ा आ गया तो गुस्से से उसने बोला, क्या है? सिरचन ने पीठ पर अधे हुए बोझ बोझ को उतार कर मेरी ओर दौड़ाया, मेरी ओर देखा, दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। श्रीचंद दादा मानो इतना ही बोल सकी, अपना भाई मान करके उसे। खिड़की के पास खड़े होकर के श्रीचंद ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, ये सब चीज है दीदी। शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुशा की बनाई हुई, कुशल जिसे मराठी में कहते हैं, उसकी बनाई हुई आसनी भी है, मतलब आसन भी है बनाने वाला। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का नाम निकाल कर देने लगी। सिरचंद ने जीभ काट कर कहा, दोनों हाथ जोड़ लिए, मैं पैसा नहीं लूंगा। मानो फुट फुट कर रो रही थी। मैं बंडल को देख करके खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदे का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। देखिए यहाँ ये कहानी खत्म होती है, लेकिन ये कहानी ऐसे खत्म नहीं होती। इस कहानी में देखिए जिस कलाकार के हृदय को, जिस कारीगर के हृदय को चोट पहुंची है, वह भले ही उस काम को पूरा न करता हो, लेकिन वो अपना कर्तव्य नहीं भूलता। जिस घर की बड़ी हवेली में, जिस उच्च वर्ग में उसकी थोड़ी बहुत इज्जत थी, उसकी बेटी को वह रोते हुए विदा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रात दिन खुद घर में बैठ करके फिर से वो दोबारा काम किया। सिर्फ एक चिक नहीं बनाई, साथ ही साथ शीतल पाटी भी बनाई, चिक भी बनाई, जिसमें सतरंगे पहिए तारे लगे हुए थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, बैठने के लिए दो तीन कुशाओं की, कुशा जिसे कहते हैं मराठी में कुशल कहते हैं, एक विशिष्ट प्रकार का घास होता है, उसकी भी उसने क्या बनाई, आसनी बनाकर, दो आसनी भी बनाकर दे दी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छा कलाकार एक है, और चाहे वो दुनिया के सारे रिश्ते ठुकरा सकता है, चाहे पैसे के रिश्ते ठुकरा सकता है, उपकार के रिश्ते ठुकरा सकता है, लेकिन जिसको बहन माना उसका रिश्ता वो ठुकरा नहीं पाया, और अंत में उसने अपनी बहन के लिए ये सब तैयार करवा दिया। तो एक प्रकार से फणीश्वरनाथ रेणु जी की इस कहानी में बिहार के पूर्णिया जिले के ग्रामीण आंचल की महक हमें मिलती है, इसलिए इनकी कहानियों को आंचलिक कहानी कहा जाता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझते होंगे कि मन लगाकर काम करने वाले व्यक्ति को बहुत बार दुख झेलना पड़ता है, और इसी दुख को एक कलाकार को इसी दुख को स्वीकार करते हुए, इसी दुख का यानी ठेस पहुंचने पर फिर भी अपने कर्तव्य को नहीं भूला है वो। खास करके भाई बहन का जो रिश्ता होता है, माने हुए भाई बहन का, मानू के साथ उसका बहन का रिश्ता है, वो लेखक की या निवेदक की माँ को भी अपनी माँ मानता है, लेकिन यहाँ चाची और भाभीियों से उसका एक प्रकार सा बेबनाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, लेकिन उस झगड़े का परिणाम वो अपनी मानी हुई बहन मानू के रिश्ते पर होने नहीं देता। इतना ही नहीं, जिस प्रलोभन के लिए, जिस प्रलोभन के कारण वह मोहर छाप वाली धोती के लिए ये सब कर रहा था, उसका दाम भी वह मानू से नहीं लेता, और कहता नहीं लेता, और उसका उसे विदा कर देता है। और परिणाम ये हो जाता है कि मानो जो पहले सप्तर्षियों की अधूरी चिक ले जा रही थी मोड़ करके, वो रोने लग जाती है, क्योंकि उसे भी ऐसा लगता है कि उसके घर में अपमान हुआ है उसके माने हुए भाई का, फिर भी उसने ये कर्तव्य निभाया, और ससुराल में उसकी कमी नहीं होने दी, क्योंकि पहले ही मानो के पति ने ये कहा था कि मिठाई चाहे आए न आए ससुराल से, लेकिन ये जो उसने कहा है चिक बनाने के लिए, वो ज़रूर मिलनी चाहिए, वरना मैं मानो को मार करके भेज दूंगा। आप जानते हैं कि ससुराल में किस प्रकार से लड़कियों की स्थिति होती है, तो ये सब यहाँ प्रकट कर दिया है। मुझे लगता है कि ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिस मनोवैज्ञानिक कहानी में बैर का भाव तो है, क्रोध का भाव तो है, द्वेष का भाव तो है, लेकिन जितना है
जितनी नफरत है उससे कई ज़्यादा प्यार है। और ऐसी कहानियों में से हमें मानवता के बहुत सारे पहलू देखने को मिलते हैं। मानवीय मूल्य, जो प्रेम सबसे दुनिया में सबसे बड़ा और उसका सबसे बड़ा प्रमाण माता का और बहन का प्रेम होता है, चाहे वो मानी हुई क्यों ना हो। इसको लेकर के हमने चर्चा की हुई है। एक सूचना देना चाहता हूँ कि 22, 23, 24, ये जो 3 तारीखें हैं, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई को आपकी ऑनलाइन परीक्षाएं होने वाली हैं। कौन सी परीक्षाएं? अभ्यास परीक्षाएं, जिसको हम मराठी में सराव परीक्षाएं कहते हैं। तो कृपया इन परीक्षाओं में आप हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। जो वीडियो देख रहे हैं आगे जा कर के, जो इस समय रिकॉर्डिंग हो रही है, उस वीडियो को भी आप बाद में यूट्यूब पर देखें। और जो मैं आवाहन इस समय कर रहा हूँ कि 22, 23 और 24 तारीख को जो हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो आपके हिंदी ऐच्छिक विषय की हो, चाहे द्वितीय भाषा मराठी की हो, चाहे ऐच्छिक इतिहास, अर्थशास्त्र, फुले अम्बेडकर विचारधारा, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल इत्यादि की होने वाली हैं, उन सब में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। क्योंकि 29-30 तारीख से हो सकता है कि विश्वविद्यालयीन परीक्षा आरंभ हो, लेकिन मुझे लगता है कि प्रथम वर्ष की परीक्षाएं इतनी जल्दी आरंभ नहीं होंगी, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत बाद में लगा था। और आपका पूरा पाठ्यक्रम भी नहीं हो पाया है। देखिए, हमारे पाठ्यक्रम में 20 कहानियाँ हैं। 20 में से कितनी कहानियाँ हमारी पूरी हो गई? देखिए, पहली कहानी पूरी हो चुकी, जमींदार का दृष्टांत। दूसरी, एक टोकरी भर मिट्टी। तीसरी, उसने कहा था। चौथी, नैराश्य। पांचवी, पुरस्कार। छठी, नारंगियाँ। सातवीं, वह सांप। आठवीं, परमात्मा का कुत्ता। और ये 9वीं, ठेस। मतलब 50% अभ्यासक्रम पूरा हो चुका है। अब रहा क्या क्या है, देखिए, उस पर भी हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। हमारे 3 मिनट रहे हैं। रहा क्या क्या है हमारे पाठ्यक्रम में से? अब ठेस के बाद अगली कहानी आ जाती है, वह है मैत्रेयी पुष्पा लिखित कहानी है, वह है फैसला कहानी। उसके बाद 9वीं कहानी आ जाती है, 10वीं कहानी आ जाती है। एक मिनट। पहली कहानी थी जमींदार का दृष्टांत। दूसरी कहानी थी एक टोकरी भर मिट्टी। तीसरी, उसने कहा था। चौथी, प्रेमचंद जी की नैराश्य। पांचवी, प्रसाद जी की पुरस्कार। छठी, अजय जी की नारंगियाँ। सातवीं, जैनेन्द्र जी की वह सांप। आठवीं, परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की। 9वीं, ठेस, जो हमने पूरी की। अब ये ठेस कहानी, 9 कहानियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब 10वीं कहानी का नाम है फैसला, जो मैत्रेयी पुष्पा ने लिखी हुई है। 11वीं कहानी का नाम है साहब फिर कब आएंगे माँ, दामोदर खड़से के द्वारा लिखित है। और 12वीं कहानी है सपना, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी हुई। ये 3 कहानियां इस कहानी संग्रह की हैं। और दूसरा जो गद्य संग्रह है काक भगोड़ा, उसकी 8 गद्य कहानियां, व्यंग्य कहानियां आपके पाठ्यक्रम में हैं। जिसमें पहली कहानी है इंटरव्यू मुफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर। दूसरा, एक तृप्त आदमी। तीसरा, अनशनकारी। चौथी कहानी है, चौथी व्यंग्य कथा है जिसका शीर्षक है दीक्षांत, एक दीक्षांत भाषण। उसके उपरांत एक व्यंग्य कहानी है जिसका नाम है राम सिंह की ट्रेनिंग। उसके बाद छठी कहानी है विज्ञापन में बिकती नारी। 7वीं कहानी है चमचे की दिल्ली यात्रा। और अंतिम 8वीं कहानी का व्यंग्य कहानी का नाम है सदाचार की ताबीज। तो ये इतना पाठ्यक्रम हमारा रहा है। लगभग 50% पूरा हो चुका है और 50% लगभग बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ कहानियों के वीडियो मैं डाल दूंगा। जैसे अभी जो मैंने कहा था कि सदाचार का तावीज़ की आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो से आपका काम चल जाएगा। फिर उसके उपरांत चमचे की
राम सिंह की ट्रेनिंग, इसकी भी वीडियो है, वो भी मैं डाल दूंगा। यानी 5-6 वीडियो डाल दूंगा और बाकी की कहानियाँ वॉइस टाइपिंग करके डालने की मैं कोशिश करूंगा। हमारा समय समाप्त हुआ है, द्वितीय वर्ष की तासिका भौरी मुझे जाना है, इसलिए आपका हार्दिक धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर से नई कहानी को लेकर के, फैसला नाम की कहानी को लेकर के, और वो मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको।